डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक फॉर्मल आवेश या इसको हम औपचारिक आवेश या मध्यवर्ती आयनिक स्पीशीज आवेश भी कहते हैं कि स्टडी करेंगे। तो औपचारिक आवेश होता क्या है? किसी अणु अथवा आयन के समस्त परमाणुओं के फॉर्मल आवेशों का योग उस अणु अथवा आयन पर विद्यमान कुल आवेश के बराबर होता है। इसको हम निम्न सूत्र द्वारा भी परिकलित कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है उदासीन परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या और डिफरेंस बिटवीन अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सहसंयोजित बंधों की संख्या के योग का डिफरेंस औपचारिक आवेश का सूत्र द्वारा परिकलित करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया NH4। अब NH4 में हम निकालेंगे, इसमें प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम फॉर्मल आवेश निकालेंगे तो हमको पता है हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन पर अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इसमें 0 और सहसंयोजक बंधों की संख्या 1 है। तो फॉर्मल आवेश हुआ 1 - 0 + 1 = 0। हाइड्रोजन का कितना है फॉर्मल आवेश? 0। यदि हम नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश निकालें तो बच्चों हमें ध्यान होना चाहिए, नाइट्रोजन परमाणु के जो संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5। और अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कोई अबंधित कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संख्या कितनी हुई? 0। और सहसंयोजक नाइट्रोजन के साथ कितने सहसंयोजक बंध जुड़े हुए हैं? 4। 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो 4। तो इसका फॉर्मल आवेश कितना होगा? 5 - 4 = 1। तो पूरी स्पीसीज पर आवेश कितना हो गया? दोनों का योग करेंगे 0 और 1 को, तो टोटल हुआ +1। तो NH4 पे एक धनावेश आएगा और सूत्र क्या बन जाएगा? NH4+। इसी तरीके से यदि हम SO3 अणु में विद्यमान प्रत्येक परमाणु का फॉर्मल चार्ज ज्ञात करें तो क्या होगा? SO3 की संरचना बनाएंगे, फिर सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो सल्फर के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं है, 0 प्लस बंधित संयोजक बंध कितने हैं इसके अंदर? सल्फर में 4, 2 ऑक्सीजन और के साथ में और 2 अलग ऑक्सीजन के साथ में, तो कितने हुए? 4। तो टोटल सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना आया? +2। अब 2 तरह के ऑक्सीजन है, एक तो उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी हुई है और एक द्विबंध वाली ऑक्सीजन है। द्विबंध वाले ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 6 माइनस दोनों योग होगा 4 + 2। 4 तो है अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑक्सीजन पे और +2 संयोजक बंधों की संख्या, तो कितना आया? 0। अब उसी प्रकार से उपसंयोजक बंध वाले ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश ज्ञात करेंगे तो ये हुआ 6 - 6 + 1, तो = कितना है? -1। SO3 का टोटल जो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे 2 + 0 + और 2 -1 वाले कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हुआ? SO3 का फॉर्मल चार्ज 0। इस तरीके से हम औपचारिक आवेश या फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। अगला न्यू टॉपिक है अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ। इसमें हम 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। उत्पाद विश्लेषण, जिसको प्रोडक्ट एनालिसिस कहेंगे, एक मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करना, जिसको डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, और थर्ड होगा आइसोटॉप इफेक्ट, जिसको समस्थानिक प्रभाव भी कहेंगे।
नंबर 1 पे उत्पाद विश्लेषण। इसमें अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जाता है और फिर उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन। यदि इसका हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें 85% तृतीयक एल्कोहल बनता है, जबकि 15% प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो उत्पाद विश्लेषण प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात होता है कि 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन का जल गठन कराने पर भी वही उत्पाद उसी अनुपात में प्राप्त होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों क्रियाकारकों के मध्यवर्ती उत्पाद में अनुनाद होता है और दोनों स्थितियों में समान अनुनादित संरचनाएं बनती है। सेकंड नंबर पे मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद यदि स्थायी है तो अभिक्रिया को मंद करके या उसे मध्य में रोककर उन्हें पृथक करके उनकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। जैसे एन ब्रोमो एमाइड की हाफमान अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती ऋणायन RCONBr व आइसोसाइनेट को पृथक किया जा सकता है। यदि मध्यवर्ती अस्थायी हो तो उसकी उपस्थिति को दो तरीके से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण जैसे इसमें मेसिटिलिन का प्रोटोनीकरण NMR एवं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड, उन्हें किसी पदार्थ से क्रिया करा के ट्रैप किया जा सकता है। उदाहरण जैसे इसके अंदर कार्बिन को साइक्लोहेक्सिन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। थर्ड है समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोपिक इफेक्ट। यदि बाहरी समस्थानिक का उपयोग उसी बंध परमाणु के लिए किया जाए तो बंध वेग निर्धारण पद में टूटती हो तो अभिक्रिया वेग में काफ़ी कमी आ जाती है। इस प्रभाव को प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है एल्कोहल, जिसका सारिक एमिनो 4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराए तो हमको कीटोन प्राप्त हुआ। तो इसमें दोनों में ऑक्सीकरण कराया गया तो एक में तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक में ड्यूटेन जुड़ा हुआ है। जब इन अभिक्रिया में कार्बन हाइड्रोजन व CD बंधों का विदलन वेग निर्धारण पदों में होता है, अतः इनके लिए KH/KD का मान 6.7 होता है। इनके विपरीत यदि टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर भारी समस्थानिक जुड़ाव हो तो वेग में तुलनात्मक रूप से कमी आती है। इसे द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। इसके अंदर अभिक्रिया में देखें तो हम KH/KD का मान 1.1 प्राप्त होता है।